हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग रेशोस। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो बेटा अगर फर्स्ट आता है तो ये चैप्टर आगे बढ़ाने का फ़ायदा, वरना बेटा यहीं पैक कर देना, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम लेंगे भाई आपकी, मैं कल ले चुका हूँ सर। देखो वैसे मैं फिर भी ले लूँगा, मैं मना नहीं कर रहा। तुम करके आए हो तो प्रॉब्लम पक्का ली जाएंगी। ठीक है ना, कल 5 मिनट छुट्टी होगी थी, प्रॉब्लम नहीं आती हमारे यहाँ पर। ठीक है ना, तुम शुरू करोगे बस 5 ही मिनट लगेंगे, टोटल में करा दूंगा आराम से। बाबू 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी आ गई, अब बेटा उसको एनालाइज करना ही सिखाना है। और बेटा आपको बता देता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर तक एनालिसिस के मेरे पास 4 टूल थे बेटा। 2 टूल सीबीएसई ने लास्ट टू लास्ट ईयर बेटा एलिमिनेट कर दिए कोर्स से, बचते हैं 2 टूल। दोनों ही तगड़े टूल हैं। ठीक है ना, आप तगड़े की इस बात से समझ सकते हो इंपॉर्टेंस की। रेशो में बेटा इलस्ट्रेशन 120 के आसपास है, इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन 120 के आसपास है। क्वेश्चन भी इतना ही है, तो बेटा 240 क्वेश्चन करने हैं एक हफ्ते में। अब यार तुम्हारा क्या होगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं क्यों दया करूँ, तुम भी तो मुझे तंग करते हो। तो 40 क्वेश्चन एक दिन के होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है ना, आज होंगे 25 इलस्ट्रेशन, 25 क्वेश्चन, आज के 50 होमवर्क है आज। होता रहे, मुझे क्या दिक्कत है भाई। ठीक नहीं है जी, चलो बाबू विद दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। पहला कंसेप्ट लिखना शुरू करना। कंसेप्ट रेशो एनालिसिस। फटाफट से लिखना बेटा। लो पुत्र, सामने देखना, लिखेगा कोई कुछ नहीं। अब लिखने का टाइम मिलेगा, छोटा है तो अभी आप सामने देखो बेटा। चैप्टर शुरू कर रहे हैं रेशोस एनालिसिस का। बड़ा सिंपल टूल है बेटा, अच्छा टूल है। आपको ये बता देता हूँ बेटा, मोस्ट ऑफ द टीचर का कहना है बेटा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है ना, ये रहा फॉर्मूला, और बच्चों लो करने शुरू कर दो क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं तो बाबू कोई नहीं, उसके हिसाब से चलो। पर बेटा मैं नहीं समझता एक पैसा इसमें रटना होगा, एक पैसा भी, फॉर्मूला भी क्यों रटना होगा। ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से क्लियर होगी हर चीज। फॉर्मूले, हर फॉर्मूले पे मेरा एनालिसिस है, हर फॉर्मूले पे। ठीक है ना जी, हर चीज का लॉजिक है पूरे चैप्टर में। बाबू मैंने यहाँ पर लिखा रेशो बताती क्या है बेटा? रेशो बताती है रिलेशनशिप बिटवीन विराट एंड अनुष्का। बाबू ये बताती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स, कि 2 फिगर में क्या रिलेशन होता है। चाहे वो फिगर बेटा एसपीएल की हो दोनों, चाहे वो फिगर्स बेटा दोनों बैलेंस शीट की हो, या हो सकता है एक एसपीएल की हो एक बैलेंस शीट की हो बेटा। यानी कि रेशो का काम 2 फिगर्स के बीच में रिलेशन बताना ही है। ठीक है ना, और वो बेटा जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी अभी बेटा 5 मिनट के बाद क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक रेशो बताने तो मुझे। ठीक है जी,
मेरी तरफ देख रहे हैं अब उत्तर सारे। बेटा रेशो को रिप्रेजेंट करने के चार अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट वन इज प्योर रेशो, सेकंड वन इज टाइम्स, देन परसेंटेज, देन फ्रैक्शन। मतलब समझना, अगर मैं बोलूँ बेटा न्यूमरेटर इज 8 लाख एंड डिनोमिनेटर इज 5 लाख, बेटा प्योर रेशो हम कैसे लिखते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, हमेशा हमेशा। बाबू अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इट इज 1.6, पर क्योंकि प्योर रेशो है तो बेटा ऐसे लिखना है 1.6:1। यानी कि बेटा डिनोमिनेटर में तो हर हाल में 1 चाहिए, चाहे ये फिगर पॉइंट्स में आती रहे, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता था बेटा, ये होता 4 लाख/5 लाख, तो मैं क्या लिखता 0.8:1। डिनोमिनेटर में 1 लिख कर ही आना है, प्योर रेशो है तो। समझ में आ रही है बात? बेटा टाइम्स, अगर सेम फिगर हो बेटा टाइम्स बताना हो तो बेटा आंसर आएगा 1.60 टाइम्स 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आएगा 1.60 टाइम्स। यानी कि बेटा ये जो फिगर लिखी हुई है 8 लाख, ये 5 लाख से कितने गुना है? 1.60 गुना है। ये तो मतलब है इस बात का। बेटा अगर परसेंटेज में लिखना हो तो बेटा परसेंटेज में निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि बेटा इट इज 160%। ठीक है जी, परसेंटेज में निकालना हो कोई भी रेशो को तो हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा। और बेटा अगर फ्रैक्शन में निकालना हो तो बेटा फ्रैक्शन में मेरे को सिर्फ नोमरेटर लिखना होता है, डिनोमिनेटर तो बेटा अगर आप 1 कर चुके तो छोड़ दो। जैसे कि 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इट इज 1.60 ओनली, कुछ नहीं लिखना। और तो रेशो को रिप्रेजेंट करने के चार अलग अलग तरीके हैं। इट मे बी प्योर रेशो, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी टाइम्स, इट मे बी परसेंटेज। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, ऑल ओके। बढ़ाएं बात को आगे, चलो बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट लिखना शुरू करना मेरे साथ साथ।
अब 1 मिनट के अंदर अंदर से नोट डाउन करो फटाफट से। बेटा मैंने ना चारों रेशो का कुछ ना कुछ मैटर लिख दिया है। लिक्विडिटी रेशो के सामने भी कुछ लिखा, देन सोलवेंसी, देन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो और देन प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा जैसे जैसे मैं कुछ रेशो स्टार्ट करता रहूँगा तब तक आपको पता लगता रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी लिक्विडिटी पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर मैं लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अभी समझाऊंगा क्या लिखा है, हर चीज़ क्लियर होगी। बेटा सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। क्या बताती है बेटा लिक्विडिटी रेशो? सामने देखो, मुझे 2 रेशो पढ़ानी है। सबसे पहले बेटा एक रेशो की चर्चा करते हैं, फिर 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी। सबसे पहले करंट रेशो, पेपर में कभी उम्मीद मत करना। बेटा करंट रेशो बच्चा होता है एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा सब सामने देखेंगे, आराम से मेरा एनालिसिस शुरू करेंगे, सुनेंगे बेटा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। बेटा करंट रेशो क्या बताती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होती हैं बेटा करंट लायबिलिटीज? क्या होती है करंट लायबिलिटी? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। और करंट एसेट्स क्या होती हैं? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, बोलो, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ एंड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा इस रेशो में इन दोनों का ही क्यों कंपैरिजन कराया, पहले ये बात आराम से समझना। बेटा ये वो लाइबिलिटी है जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, और ये वो एसेट्स है बेटा जो 1 साल के अंदर अंदर बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। बाबू अगर ये लाइबिलिटी अराइज हुई, क्या मैं पे कर भी पाऊंगा क्या नहीं, इससे पता लगेगा मुझे इस रेशो से। अगर ये लाइबिलिटी अराइज हुई, क्या बेटा मेरी करंट एसेट्स इतनी है कि मैं इजिली इसको पे भी कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये जानना है। क्योंकि बेटा आप ये समझो, मान लो बेटा मेरी करंट लाइबिलिटी है और मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, क्या बेटा ये बेची जा सकती है इनको पे करने के लिए? क्या आप क्रेडिटर के पैसे, बिल्स पेबल के पैसे बेटा ऐसे पे करोगे? अपनी फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दोगे, दुकान बेच दोगे, प्लांट एंड मशीनरी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं जो स्टॉक बेचने से कमाऊंगा, मेरा जो कैश बैलेंस होगा, मेरा जो बैंक बैलेंस होगा, मेरे जो डेटर होंगे, उनसे पैसे रिसीव करूंगा, तब करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा। बेटा 12 महीने के अंदर अंदर यहां से पैसे आने हैं या 12 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं। तो मेरे को ये रेशो ये बताती है क्या फर्म इज एबल टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी और नॉट। क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटी चुकता भी पाएगी टाइम पे या नहीं चुकता पाएगी। कितनी बार हमारे सामने बेटा फाइनेंशियल्स आते हैं कंपनी, और कंपनी हमसे जानना चाहती होती है क्या हम अपनी करंट लाइबिलिटी मीट आउट कर पाएंगे टाइम पर अगर अराइज हुई। तो बेटा हम इस रेशो का यूज करके बेटा एनालाइज करके उसको बताते हैं कि आप पे कर पाओगे कि नहीं। ठीक है जी, अभी सुनना, मेरी कुछ भी बात नहीं हुई है बेटा। सिंगल स्टार ऑन करंट एसेट्स, डबल स्टार ऑन करंट लाइबिलिटी। सिंगल स्टार, अब देखना मैंने क्या कहा था, चैप्टर कब चलेगा? जब पहला चैप्टर आता हो। अब देखना मेरे को कितना कुछ बोलना नहीं है, बोलना ही नहीं है। करंट एसेट्स क्या होती हैं? बस बाबू बस, क्या होती हैं? सेट सी एस ओ। सोचो ना होता तो क्या क्या कराना पड़ता आज इस चैप्टर को कराने के लिए। सर यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज। अब सुनना, इन्वेंट्रीज बेटा 6 थी, याद कराऊं? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास, ट्रेडिंग कंसर्न के पास स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। बेटा इस रेशो के लिए सारी करंट एसेट्स ले लेना, लेकिन बेटा एक्सक्लूड कर देना लूज टूल्स को और बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी। बेटा लॉजिक पूछ लो मुझसे, क्योंकि और तो कोई बताएगा नहीं, जो बताएगा उसी से ही पूछ लो। क्यों एक एक्सक्लूड कर दो? किताब में लिखा है, बस टीचर ने कहा था ना, बस किताब में लिखा है, भाई मुझे तो पता नहीं, तू बता दे, तुमने भी तो कर लिया चैप्टर स्कूल में। अबे ठीक है, खो जाते तभी, हाँ तो करंट में शो कर दिया ना, अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं इस रेशो के लिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ।
भाई चलो मैं ही बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। सर अगर करंट लाइबिलिटी एट वंस आज ही अराइज हो जाए, आज ही अराइज हो जाए, बेटा शायद मैं सारी की सारी इन्वेंट्री बेच दूंगा, पर मैं इन दोनों को कभी नहीं बेचूंगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन अपनी टूल किट नहीं दे देगी उठा के, वरना कल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। लूज टूल्स तो नहीं देंगे ना, बेचेंगे। शायद मेरे को अगर बहुत इमरजेंसी हुई मैं रॉ मटेरियल भी बेच दूं, मैं WIP भी बेच दूंगा, लेकिन बेटा मैं टूल किट नहीं दूंगा। मैं कभी स्टोर्स एंड स्पेयर, ग्रीसिंग, ऑयलिंग नहीं बेचूंगा। समझ में आ रही है बात? लॉजिक क्लियर है? पक्का? बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या आता था? डेटर एंड BR। बेटा बस एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, बेटा अगर आप डेटर ले रहे हो इस रेशो के लिए, तो बेटा डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, मेरी तरफ देखना। बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज रिकॉर्डेड अंडर द हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। करंट लाइबिलिटी में एक हेड था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां लिखा हुआ है हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लेकिन बेटा अगर आप, मैं बोलूँ ये डेटर 5 लाख के हैं और मेरे को डाउटफुल है 40,000 रुपये नहीं आएंगे, और अगर मैं लिखता रहूं बेटा इस रेशो के लिए 5 लाख 5 लाख, इसका मतलब है करंट एसेट से 5 लाख रुपए आ जाएंगे। यही मतलब होगा ना, अगर मैंने ऊपर लिख दिया कि 5 लाख रुपए आएंगे तो इसका मतलब 5 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर तो बेटा मैं अपने क्लाइंट को गलत ही सजेशन दे दूंगा, तेरे पास 5 लाख है और मान ले तुझे करंट लाइबिलिटी पे करनी है 5 लाख की, मैं कहूँगा आ जाएंगे, कुछ नहीं होता, पक्का से तो आराम से पे कर देगा करंट लाइबिलिटी। सर एक्चुअली वो 5 लाख आएंगे, 40,000 का तो खतरा है ना, नहीं आएंगे बेटा। तो बेटा आप अपने डेटर का ओवर एस्टिमेशन नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। इस अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आप अपनी करंट एसेट्स को ओवर एस्टिमेट ही तो कर रहे हो। समझ में आई बात? पक्का से जितनी मैंने बात बोली बेटा, बाकी सब एज इट इज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज, शॉर्ट टर्म ये सब सब एज इट इज, ठीक है जी। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूँ इस रेशो के लिए करंट एसेट्स में सब कुछ ले लेना एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इन 3 चीजों को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब ले लो, ठीक है जी। बट अबाउट करंट लाइबिलिटी क्या था शॉर्टकट? कुछ नहीं बोलना भाई, सब कुछ एज इट इज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, वो 13 थी बस, छोटी छोटी सी बातें। शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग, सब कुछ याद रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स स्पेशली ज्यादातर पेपर में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में था ना प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना आसान चल रहा है चैप्टर, सुकून आ रहा है भाई सब पढ़ाने में। सर क्लियर है ना बात? ओके बात? सर अभी मैंने रेशो की एक डेफिनेशन लिखी थी, अब मैं क्लियर करना शुरू करता हूं, मुझे और मजा आएगा। क्या लिखी थी डेफिनेशन? रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर। शायद बात क्लियर हो गई होगी। whether these figure are given in the balance sheet or in the SPL। क्या रेशो 2 फिगर के बीच में रिलेशन ही बताने का काम कर रही है? दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। लिक्विडिटी रेशो मैंने भी एक ही पढ़ाई है, दूसरी भी पढ़ानी है आज ही, ठीक है ना। लेकिन मैटर क्या लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी रेशो रिप्रेजेंट वेदर द फर्म इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटी और नॉट। बेटा लिक्विडिटी रेशो ये बताती है क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटी पे भी कर पाएगी या नहीं। और देख लो मेरी तरफ देखो, क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटी पे कर पाएगी कि नहीं, ये रेशो यही तो बताएगी। मान लो बेटा मैं बोलता हूं इस रेशो की ना एक आइडियल रेशो भी होती है। आइडियल मतलब बेंचमार्क। बेटा एक बेंचमार्क रेशो भी गिवन है। बेटा इस रेशो की अगर ये रेशो बेटा 2:1 है या उससे ज्यादा है, तो आप अपने क्लाइंट को अच्छे से बोल सकते हो कि मुझे पक्का पता है कि आपकी फर्म करंट लाइबिलिटी हर हाल में पे कर देगी। सर मैं बोलूं बेटा ये फिगर है 8 लाख, ये 4 लाख, रेशो है बेटा 2:1। सर आपको नहीं लगता 8 लाख से 4 लाख बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं? अगर ये रेशो 2:1 से ज्यादा है तो हमेशा बोल देना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑफ द फर्म इज वेरी सेटिस्फैक्टरी and firm will surely pay its current liability on time। अगर ये रेशो 2:1 या उससे ज्यादा है तो बेटा क्या लिखोगे?
firm's short-term financial position is satisfactory and firm is able to meet its short-term liability या on current liability on time. समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर ये रेशो 2:1 से कम आए तो बेटा क्या लिखोगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. हो सकता है कि फर्म अपनी करंट लाइबिलिटी टाइम पर पे ना कर पाए, हो सकता है. समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात जितनी मैंने बोली? कई बार ऐसा होता है बेटा, ये जो मैंने बात बोली वो मैंने इसलिए बोली, कई बार क्वेश्चन आपको कहता है कैलकुलेट द रेशोस एंड ऑल्सो कमेंट अपॉन इट. तो बेटा आप रेशो निकालोगे फिर कमेंट करोगे. कमेंट में तो मास्टर हो, इतना इंस्टा चलाया, कमेंट ही करे आज तक. ठीक है ना बाबू? तो यही कमेंट करना है कि रेशो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है. ठीक है जी, ओके, बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन से तो शुरुआत कर ही जाते हैं बेटा. श्री गणेश तो कर ही जाते हैं. अब एक बात ध्यान रख लेना बेटा, चैप्टर 1 ध्यान होगा तो गाड़ी चलती रहेगी. जब तक वो ध्यान रहेगा, वो जिस दिन भूला सब रायता हो गया. ध्यान रख लेना, ये बुक नहीं चल सकती क्योंकि इतनी सारी फिगर्स यूजलेस देगा आपको कि आप काउंट नहीं कर पाओगे. बहुत सारी चीज़ें यूजलेस चलेंगी इसमें. ठीक है जी, तो मुझे यूजलेस चीज़ों से बचना है. तो बेटा इलस्ट्रेशन 1, कंप्यूट द करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट. ठीक है जी. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और BR, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और BP, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बराबर में प्रोविजन व टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. सर अब तो इसने मेरे को बहुत सारी फिगर्स दे दी. ठीक है ना, मैं करूँगा कैसे, पहले थोड़ा सा ये समझ लो. इसने मुझे कहा करंट रेशो निकालो, तो मैंने करंट रेशो निकालनी शुरू करी. सबसे पहले बोर्ड के पेपर में आधा नंबर पक्का करो, फॉर्मूला लिखो. इट इज C/CL. ठीक है जी. बेटा करंट रेशो में ना ये मत लिखना शुरू कर देना पूरा सेट CSO, पागल हो जाओगे फिर तो लिखते लिखते. सिर्फ वही फिगर लिखना करंट एसेट्स में से जो क्वेश्चन में गिवन और जो इस रेशो का पार्ट है. ठीक है जी. पहली फिगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, तो बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं आती, यूजलेस फिगर. सेकेंड वन करंट इन्वेस्टमेंट थी शायद, सेकेंड वन करंट इन्वेस्टमेंट. इधर देखना बेटा, तो बाबू मैंने लिखा करंट इन्वेस्टमेंट प्लस थर्ड फिगर दे रखी है मुझे इन्वेंट्रीज. लेकिन उसने बोला इन्वेंट्री चाहिए जिसमें लूज टूल्स ना हो, क्योंकि बेटा हम टूल नहीं बेचेंगे करंट लाइबिलिटी अगर अराइज भी होगी तो. ठीक है जी. थर्ड फिगर शायद ट्रेड रिसीवेबल थी और उसमें भी अलग अलग गिवन थी बेटा, डेटर और BR. देख लो बेटा, ऐसा ही है ना यार, तुम्हारे बाबू को होगी किसी का. अच्छा तुम तो खुद मांगते हो. ठीक है ना जी बाबू, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और BR मैंने लिख दिए. ठीक है ना जी. और करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस. ठीक है जी. तो बेटा लो जी, कैश एंड बैंक बैलेंस. व्हाट अबाउट करंट लाइबिलिटीज? बेटा करंट लाइबिलिटीज में मुझे क्या क्या है? ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और BP, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तो कुछ नहीं हो ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ आती है? देखो इतना पढ़ा पढ़ा के सुन सुन के कोई फायदा नहीं तुम्हारे से. नॉन करंट लाइबिलिटी LDOL याद करो ना. लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तो कुछ नहीं करना ना, नॉन करंट लाइबिलिटी थोड़ी चाहिए मुझे, तो करंट लाइबिलिटी चाहिए. ठीक है ना जी. तो सर ट्रेड पेबल आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, बस यही तो आएगा. लो जी, ट्रेड पेबल में बेटा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तुम ऐसे नहीं लिखोगे, तरीके से लिखोगे, 3 नंबर लेने हैं तो. ठीक है ना, अपने 2 नंबर कटते नहीं, तुम्हारे कटते हैं, तुम सोचो. ठीक है, पूरा लिखना है तरीके से. ठीक है जी. अब बेटा क्या, अगर तुमने फॉर्मूला फ्रेम कर लिया तो फिगर कॉपी करने में कितनी देर लगनी है? 1 मिनट. लो जी बाबू, करंट इन्वेस्टमेंट की फिगर अगर किसी की बुक खुल गया तो कनक बता दे यार फटाफट फिगर्स. करंट इन्वेस्टमेंट 40,000. आगे बोल फटाफट. इन्वेंट्री 2,80,000 में से 50 गए, 2,30,000. बाबू इन्वेंट्री के सामने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 2,80,000. लूज टूल्स 50,000 के हैं बेटा, तो 50 को बाहर निकाल देना 280 में से. मुझे वो इन्वेंट्री चाहिए जिसमें लूज टूल बिल्कुल ना हो. 230. ठीक है जी. डेटर कितने? आगे बढ़. कैश एंड बैंक बैलेंस लास्ट में 30,000. 30,000 कुछ याद आ गया मेरे को ऐसे.
480। अच्छा, बेस तो 2 लाख ही होगा। लाइबिलिटी का टोटल कर लेना बेटा, ये 2 लाख होगा। आंसर वुड बी, सुन लो, लिक्विडिटी रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशो। ठीक है ना, लिक्विडिटी को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशो। प्योर रेशो क्या होती है? जिसमें डिनोमिनेटर को आपको 1 दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, कमेंट क्या करोगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज satisfactory and the firm is able to meet its current liability on time। हमारा एनालिसिस कहता है यार 480 में से 2 लाख भी नहीं दे पाओगे क्या? दे पाओगे ना? लगता है ना? ये लाइबिलिटी 1 साल बाद अराइज होगी और ये 1 साल के अंदर अंदर आएंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं आएंगे, 480 पूरे नहीं आएंगे, कुछ और रोक लिए डेटर ने, कोई और चीज नहीं बिकी, बहुत पंगे होंगे, पर फिर भी 2 लाख आ जाएंगे भाई 480 में से। तो आप बोल सकते हो ना बेटा कि हाँ पक्का है, पक्का है, बिल्कुल पक्का। अगर ये रेशो 2:1 से आता है तो पक्का बोल देना, पक्का पक्का पे कर दोगे करंट लाइबिलिटी ऑन टाइम। कोई स्कोप ही नहीं है ना पे करने का। ठीक है जी। और अगर ये 2:1 से कम आई तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर हो सकता है बेटा पहले 2:1 से कम है, कोई आखिरी में चीज ना बिकी, इन्वेंट्री ना बिकी, तो पंगा हो सकता है। ठीक है जी, पक्का से। चलो बेटा, लिक्विडिटी की दूसरी रेशो, ठीक है ना, समझ के तो आज ही जाएंगे बेटा। अरे अभी तो बहुत टाइम है, क्वेश्चन भी हो जाएगा इसका। तो बाबू, लिक्विडिटी की दूसरी रेशो बेटा, इसका नाम ही है लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो रखा, एसिड टेस्ट, क्विक रेशो। ये होता है ना, तुम्हें क्या पता। लो अब ध्यान रख से, एक बात बहुत काम की बोल रहा हूं। पेपर में ना बच्चों को इतनी आफत होती है क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन आपसे पूछता है लिक्विडिटी रेशो निकालो, बच्चा पढ़ता है लिक्विड रेशो। भाई अगर उसने मुझसे कहा ना लिक्विडिटी रेशो निकालो, तो लिक्विडिटी रेशो 2 ही तरीके की है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, दोनों निकाल के आनी है। क्वेश्चन पढ़ते हुए जल्दी मत करना, लिक्विडिटी है या लिक्विड है ये पढ़ लेना। ठीक है जी। तो बेटा 3 नाम है इसके, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो। इसका क्या फॉर्मूला है और ये क्या बताता है? बेटा इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर अभी आपको ये बता देता हूं, जब मैंने लिक्विडिटी रेशो का मैटर लिखा तो मैंने क्या लिखा? वेदर द फर्म इज एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, यही लिखा था ना मैंने मैटर, पहले भी पढ़ाया था इस रेशो से पहले। सर क्या फर्म अपनी करंट लायबिलिटी पे कर पाएगी ऑन टाइम? देखो पहली रेशो ने भी यही बताया, अब दूसरी भी यही बताएगी, देख लेना। तो जो मैं लिख रहा होता हूँ ना भाई, ऐसा तो हो सकता है 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 2 दिन लगे, पर बेटा जो पहले बताया वही निकलेगा बाद में सब कुछ। ठीक है जी। सर ये रेशो क्या बताती है? रटने वाले ने तो फॉर्मूला रट लिया होगा, क्या बताती है सिविका ये रेशो? बाबू सिंपल बात यह है कि अगर ये करंट लायबिलिटी 1 साल बाद नहीं, आज अराइज हो जाए, आज या 1 महीने के अंदर अंदर अराइज हो जाए, तो आप पे कर दोगे। नॉर्मली करंट लायबिलिटी अराइज कितने दिन बाद होती है? 12 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। पर बेटा लिक्विड रेशो आपको ये बताती है कि अगर ये करंट लायबिलिटी आज और अभी अराइज हो जाए, तो आप क्या पे कर पाओगे? क्या आपके पास इतनी लिक्विड एसेट्स हैं? सर कुछ नहीं होगा रटने से। आपके सब दोस्तों यारों ने बेटा फॉर्मूला रटे होंगे, ठीक है, आपके बराबर नंबर भी आ सकते हैं, पर अकाउंट सच बात है बेटा चलती नहीं। कल को बन जाओ बेटा किसी फर्म के अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो आपसे एनालाइज करने को कहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या देना कोई नहीं फॉर्मूला ही है, पता तो मैं कुछ नहीं होगा। जिंदगी फिर थ्योरेटिकली दौड़ सकती है, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं दौड़ सकती। मतलब समझ में आ रहा है? पक्का से। सर अब लिक्विड एसेट्स क्या होती है, मुद्दा ये उठता है। सर इजी है बात, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। करंट एसेट्स में से कुछ चीजें माइनस करूंगा तो लिक्विड एसेट्स आएंगी। करंट लायबिलिटी तो पता ही है, उस पर मेरी कोई चर्चा नहीं है। क्यों करूंगा माइनस, मेरे पास इसका भी लॉजिक है, बहुत आराम से सुनना बेटा। करंट एसेट्स क्या थी? सिट सीएसओ। इस चैप्टर के लिए करंट एसेट्स क्या है? सिट सीएसओ एक्सक्लूडिंग लोज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स
एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, जो इस चैप्टर के लिए करंट रेशो है उसमें से दो चीजें हटा देना, सॉरी इस चैप्टर के लिए जो चीज करंट एसेट्स उसमें से दो चीजें हटा देना, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। बेटा लिक्विड का क्या मतलब है? लिक्विड, लिक्विड मतलब रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। बिल्कुल कैश है, बिल्कुल कैश, बिल्कुल लिक्विड पड़ा हुआ है। एक बात बताओ, आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड है या नहीं है? सर अभी बेच लो, शेयर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी बिक जाएंगे तुरंत, लिक्विड है, बिल्कुल कैश के बराबर है। सर सोचना नहीं है तो कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मेरे को भी क्यों मेहनत करनी है, वो तो रट ही लोगे, आप मास्टर माइंड हो रटने में, तो आज तक जिंदगी बिताई तो आगे भी बीती जाएगी। सर समझ में आ रही है बात? लिक्विड है, करंट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, चाहे कोई कुछ भी कहे, बेटा इन्वेंट्री कभी लिक्विड नहीं होती। मेरी दुकान में पड़ा है बेटा बहुत सारा स्टॉक, मेरे शोरूम में पड़ा है बहुत सारा स्टॉक, सर अभी बिक जाएगा तुरंत? सर हाँ ये तो बात पक्की है कि करंट एसेट्स का पार्ट होना चाहिए, एक साल में बिक जाता है, धीरे धीरे करके बिकता है, लेकिन क्या बेटा पूरी दुकान एक दिन में खाली हो सकती है? सच बताना, आप प्रैक्टिकली जानते हो ना इस बात को, नहीं हो सकती ना खाली, पक्की है ना बात? तो सर ये कभी भी लिक्विड एसेट्स होती ही नहीं। तो अगर आप लिक्विड एसेट्स निकाल रहे हो तो सबसे पहला काम आपको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को बाहर करना है। समझ आ रही है बात? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? दूसरी बात, बेटा यहां अपने एक एक्सपेंस पड़ा था उसको भी बाहर कर देना, प्रीपेड एक्सपेंस। वाई कोई बताएगा? अब मैंने लॉजिक दे दिया है, एक्सटेंड आपको करना है। क्यों प्रीपेड एक्सपेंसेस बाहर करें? यार अगर तुमने लॉजिक ना बताया ना, कसम से ताड़ा खा लोगे मुझसे आज। क्योंकि बेटा ये कभी कैश में रियलाइज ही नहीं होंगे। अगर मेरा बिजनेस है, ये मेरी दुकान है, और मैंने बाहर वाले अपने लैंडलॉर्ड को बेटा रेंट एडवांस दे दिया, और मेरे पास आज कोई करंट लायबिलिटी अराइज होगी, मैं कहूंगा ला भाई मेरा रेंट वापस कर दे, करेगा? जगह दे तो दिखी है, अगले महीने और ले लियो, रेंट वापसी नहीं है, एक बार जो उसकी जेब में गया मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो जब ये कैश में रियलाइज ही नहीं होगा भाई, तो लिक्विड कहां से है? प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आ रही है बात? तो सर अगर आपको लिक्विड एसेट्स निकालनी है तो बेटा करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड दो खर्चे माइनस कर देना, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी, और इसका कंपेरिजन कर लेना करंट लायबिलिटी से। ठीक है जी बाबू, इसकी आइडियल रेशो है, आइडियल रेशो है इसकी 1:1। अगर बेटा ये 1:1 के बराबर है या उससे ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज सेटिस्फैक्ट्री। सर 1:1 के बराबर हो तब भी चल जाएगा, बिल्कुल बेटा। अगर मेरी सारी लिक्विड एसेट्स, ऐसे मेरे पास ऐसी एसेट्स पड़ी हैं जो आज ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो 4 लाख की हैं, और करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अराइज होनी है वो भी 4 लाख है, तो सर मेरी जो लिक्विड पोजीशन है ना फर्म की, सच्ची में बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। अगर ये करंट लायबिलिटी आज भी अराइज होगी ना, मैं आज भी पे कर दूंगा, इतना दम है मेरी कंपनी के अंदर। समझ रहे हो मतलब? ठीक है ना जी? समझ में तो आ रही होगी जो बात मैं बोल रहा हूं? रट रहा हूं कुछ है रटने वाला? और अब ये बताओ चैप्टर कैसा चल रहा है? सेट CSOS टोस याद करके, आसान है ना? वो याद है तो तब तक तो चैप्टर चलेगा, जिसको याद नहीं है बेटा बस वो पूछता रहेगा सेट CSO क्या, टोस क्या। अब आप याद करो उसको, मेरी तो ड्यूटी का था, मैंने तो 11 लेक्चर लगा दिया भाई साहब। ठीक है जी, चलो बाबू इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल दिखा रहा हूं आपको। आज होमवर्क कम दूंगा फर्स्ट डे, लेकिन उसके बाद बेटा होमवर्क बढ़ेगा। हाँ हाँ बाबू देख, पता क्या होता है, जनरली फर्म के पास होती नहीं है चीजें, क्योंकि अगर तू सिर्फ कंपनी के हिसाब से सोच रही है, मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं, मैं एक पार्टनरशिप कंसर्न हूं, मेरे पास होती ही नहीं, इसलिए मैं लिखता ही नहीं यहां पर। चलो उत्तर मेरी तरफ देख रहे हैं, 2 मिनट। सेकेंड इलस्ट्रेशन, चलो लो उत्तर आ गया जी बाबू, सब सामने देख रहे हैं। अब बहुत सारी आइटम यूजलेस होंगी, याद रखोगे तो जल्दी होगा काम। बेटा सबसे पहली बात ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कुछ और नहीं बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं। सेकंड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है।
करंट इन्वेस्टमेंट क्या बेटा करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं? होती तो है बाबू। कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा फिक्स एसेट्स की जगह जो नया नाम आया था वो यही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है ना जी। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल मुझे चाहिए नहीं, ना तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चाहिए ना बेटा मुझे इनटेंजिबल एसेट्स चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन, क्या मुझे बेटा जो ट्रेड रिसीवेबल चाहिए होते हैं वो नेट ऑफ प्रोविजन चाहिए होते हैं? हाँ मुझे नेट ऑफ प्रोविजन चाहिए होते हैं, माइनस करके दिखाने होते हैं, मैंने बताया ना बाबू। कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, बहुत सारी आइटम दे दी इसने बाबू। ये पढ़ना आंखें खोलकर। कैलकुलेट द लिक्विड या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब दोनों, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी। फॉर्मूला याद है, सिट सी एस ओ एस्टॉस याद है तो सर मिनट्स का काम है, ठीक है, कमेंट भी कर ही देंगे इसलिए, ठीक है। आइडियल रेशो याद रहेगी, करंट की क्या है और लिक्विड की बाबू। आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो बड़े इजली होने वाले हैं। थर्ड तो चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे आज, ओहो जान निकल जाएगी तुम्हारी यार। चलो एक काम करो, इलस्ट्रेशन 2 और 3 ट्राई करके आ जाओ, बस इतना, बस आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।